हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज टिश्यू। हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक आपने कहा है टिश्यू मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, यानी कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक जिसे हम कहते हैं। इसमें से आप यहाँ पे प्लांट टिश्यू पढ़ चुके हैं, यानी कि पादप ऊतक को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, कैसी उनकी संरचना होती है और कहाँ उनकी लोकेशन होती है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था एनिमल टिश्यू को, और आपने देखा था जो एनिमल टिश्यू होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो आज हम देखेंगे जो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या उनके कैरेक्टर होते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आपने बात की यहाँ पे प्लांट टिश्यू की, और आपने जाना प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जाना, ये तीनों आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे बता रखे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी परमानेंट टिश्यू की, और परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जाना, जिसमें आपने बात की थी पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा में आपने बात की थी दो प्रकार के पैरेन्काइमा की। आपने कहा था क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने दूसरे प्रकार का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था वो है कॉलेन्काइमा, और कॉलेन्काइमा का फंक्शन भी आप याद रखेंगे, क्या करते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा की। हमने कहा था स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है वो डेड होते हैं, और यहाँ पे क्या देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को, और प्लांट के जितने भी हार्ड पार्ट हैं वो किससे बने होते हैं, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात की थी, जिसमें आपने पढ़ा था जाइलम, और जाइलम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, और आपने पढ़ा था फ्लोएम, और फ्लोएम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। साथ ही आपने बात की थी कि जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन यहाँ पे क्या होते हैं। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे, और हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले आपको करना क्या है, जो एनिमल टिश्यू आपको बताया है आपने उसके प्रकारों को यहाँ पे देखना है। तो आप जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू, यानी कि जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो यहाँ पे कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम ऊतक कहते हैं, और यही जो ऊतक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो क्योंकि आपने कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, कितने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो जिनमें कोशिकाएं पाई जाएंगी, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि आपके पास एग्जांपल आता है अमीबा। अब अमीबा में सिर्फ एक ही कोशिका है, हमने कहा एक कोशिकीय जीव है, इस प्रकार से आपने उसका क्या कहा, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे जिसमें एक ही कोशिका होगी उसमें ऊतक नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ऊतक को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक से ज्यादा सेल्स यहाँ पे चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अमीबा की बात करें जो कि क्या है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जो जीव होंगे उनमें क्या है, टिश्यू नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि एक ही कोशिका है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें अपनी, यानी कि हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो आपने क्या बोला कि हम क्या हैं, यहाँ पे बहुकोशिकीय हैं। क्या बात की है, बहुकोशिकीय हैं। अब बहुकोशिकीय हैं तो बहुत सारी कोशिकाएं हमारे पास होगी, और बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो हमने कहा कि फिर हमारे पास क्या है, ऊतक भी होंगे। और ऊतक कौन है, कितने प्रकार के, हमने कहा 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आता है मस्कुलर, और चौथा आता है यहाँ पे नर्वस टिश्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार का हमारे पास आता है। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। चलिए, तो जब भी आप एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे आप 3 मुख्य प्रकार से पढ़ेंगे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। आप क्या पढ़ेंगे, 3 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू मुख्यतः यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब बात की थी एपिथेलियल टिश्यू की, तो हमने कहा था जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। क्या बोला था, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव का मतलब आप समझते हैं, यानी कि सुरक्षात्मक। ठीक है, और कवरिंग का मतलब क्या होता है,
हमने कहा कि कवरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी चीज इस प्रकार से आपने कोई देखा और आपने क्या कहा कि यहाँ पे बाहर किसी लेयर ने इसे क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, कवरिंग कह रहे हैं। एक और एग्जांपल देते हैं। हमने कहा अगर हम बात करें प्लांट सेल की, ये हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब प्लांट सेल है तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, ये सेल मेम्ब्रेन भी है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन को एक और मेम्ब्रेन ने यहाँ पे क्या किया था, कवर किया था इस प्रकार से। और क्या हमने इसे कहा, हमने कहा ये क्या है, सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। तो क्या है, सेल वॉल को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कवरिंग है सेल की। ये क्या है, कवरिंग है। कवरिंग का मतलब होता है जो आफ्टर मोस्ट लेयर होती है, जो बाहरी आवरण होता है, उसे हम कवरिंग कहते हैं। अब आपने दो शब्द को समझना है यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है, कवरिंग है। और कैसी कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, यानी कि ये कुछ चीजों को कवर कर रही होगी और किस प्रकार से कवर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हमने कहा दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दे कवर मैनी ऑर्गन्स एंड कैविटीज दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ये मानव के सुरक्षात्मक ऊतक हैं, वे शरीर के अंदर मौजूद कई अंगों और गुहाओं को ढकते हैं। ठीक है, अब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन को यहाँ पर ढकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हमारी स्किन का। आपको जो अपनी त्वचा दिखाई देती है, आपकी त्वचा को किसने कवर करके रखा है, एपिथेलियल टिश्यू से। तो देखिए, जब हमने पढ़ा था यहाँ पे, जब आप पढ़ रहे थे, अपने हमारे अंदर एक सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि उसमें अलग अलग जो क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करते हैं। तो उसमें से हमने एक के बारे में पढ़ा था, वो है स्किन। किस प्रकार से स्किन है, देखिए हमने कहा था कि हमारे चारों बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं। अब उन सूक्ष्म जीवों में से कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होंगे, कुछ लाभदायक भी होते हैं। अब हानिकारक, अब आपने ये भी जाना है कि हम बीमार ज्यादातर क्यों पड़ते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, और आपने ये भी कहा कि हमारे चारों ओर बहुत सारे, तब आप इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं, यानी कि अनगिनत सूक्ष्म जीव होते हैं। तो अगर हमारी स्किन नहीं होती तो क्या होता, वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो आसानी से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर चले जाते तो क्या करते हैं, हमें बीमार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम हमेशा बीमार नहीं पड़ते हैं, हम कभी कभार बीमार पड़ते हैं, जैसे कि जब मौसम चेंज होता है या कोई और रीजन होते हैं। तो होता क्या है, हमारी जो त्वचा है, हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, वो क्या करती है, एक बैरियर का काम करती है। यानी कि वो जो सूक्ष्म जीव हैं, सारे सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें एंटर होने से कौन रोक रहा है, हमने कहा स्किन रोक रही है। तो क्या कर रही है स्किन, प्रोटेक्शन हमें दे रही है, हमारी सुरक्षा कर रही है। और स्किन किस प्रकार के टिश्यू से, किस प्रकार के ऊतक से बना है, हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के क्या बना है, यहाँ पे हमारी स्किन बनी है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि क्यों हम एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्टिव कवरिंग कह रहे हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या है, हमारी जो स्किन है, स्किन को कवर किसने किया है, एपिथेलियल टिश्यू ने किया है। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू ने कवर किया है, जो भी आप अपनी बॉडी को देखते हैं क्या है, वो एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, जो भी आप अपनी स्किन को देख रहे हैं वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। अब आपको ये बताया गया है कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए, अब हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटी यानी गुहा होती है, जैसे कि आपको मुख में एक कैविटी दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि आपको जो भोजन नली है उसमें कैविटी दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि किडनी ट्यूब्यूल्स में आपको क्या दिखाई देती है, कैविटी दिखाई देती है। जैसे कि जो फेफड़े होते हैं उसमें आपने एल्वेलाई पढ़ा होगा, उसमें आपको क्या दिखाई देती है, कैविटी। कैविटी यानी जहाँ पे गुहा होती है वहां पे एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है, कवरिंग करती है। ठीक है, तो कहाँ पे पाई जाती है, जो रक्त वाहिकाओं को ये क्या करती है, कवर करती है। फिर हमने कहा था लाइनिंग ऑफ माउथ, यानी कि मुख को क्या करती है, ये
कवर करती हैं, ठीक है। फिर इनमें कहा किडनी ट्यूब्यूल्स यानी कि जो वृक्क नलिका होती है उसे कवर करती है। स्किन में हमने अभी पढ़ा है कि स्किन भी किससे मिलकर के बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। और फेफड़ों की जो एल्वेलाई होती है वो भी किससे मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पे दो चीजों की बात की है, हमने कहा लाइनिंग और हमने कहा कवरिंग, दो चीजें हमने कही हैं। और मैंने कहा कि जब मैंने आपको कवरिंग के बारे में बताया था तो मैंने कहा था ये आपकी क्या है, कवरिंग है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके क्या है, इस प्रकार से भोजन नली है, ये क्या है, भोजन नली है, ठीक है। अब अगर भोजन नली के अंदर मैं इस प्रकार से कोई चीज यहाँ पे लगा दूं, कोट कर दूं इस प्रकार से, अब आप ये मानिए कि अंदर से क्या है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू ने इसे क्या कर रखा है, घेर के रखा है। अगर अंदर से इस प्रकार की लाइनिंग पाई जा रही है तब हम उसे क्या कहते हैं, लाइनिंग कहते हैं, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे, लाइनिंग कहेंगे। लेकिन अगर बाहर से इस प्रकार से आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल रहा है तब हम उसे कवरिंग कहेंगे। ध्यान दीजिए, अगर बाहर से है तो उसे हम कवरिंग कहेंगे, अगर अंदर से, क्योंकि कैविटी है ना, ये जो भोजन नली है ये आपको क्या है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखा रखा है। जीआईसी सब्बा वाला, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम वंशिका है। अच्छा, आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? 9th क्लास। 9th क्लास के, ठीक है। तो देखिए आप सबको करना क्या है, जो भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझना भी है और नोट भी करते चले जाना है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी क्योंकि एनिमल टिश्यू अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप अभी से ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैम ठीक है। हाँ जी, स्किन में एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? पूरी त्वचा में बच्चे, पूरी त्वचा जो हमारी स्किन है पूरी, ऐसा नहीं है कि कहीं यस पर्टिकुलर मैम। जगह पे पाई जा रही है, पूरी जो हमारी स्किन है वहां पे एपिथेलियल टिश्यू पाए जा रहे हैं, ठीक है। यस मैम। चलिए, वेरी गुड। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं क्योंकि पहली बार किसी ने क्वेश्चन किया है, तो आपको ऐसे ही ध्यान देना है। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन करेंगे और साथ में नोट करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, चलिए बैठिए। चलिए, अभी तक हमने सिर्फ क्या बात की है, एपिथेलियल टिश्यू की बात की है। और हमने कहा है एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। मैं आप सबसे क्वेश्चन करूंगी लास्ट में, ध्यान से पढ़िए। तो हमने अभी तक सिर्फ इतनी बात की, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारी क्या है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है और क्या होती है, लाइनिंग को बनाती है और कवरिंग को बनाती है। अब लाइनिंग क्या होती है, कवरिंग क्या होती है, वो मैंने आपको बताया। मैंने कहा जो भोजन नली होती है, भोजन नली यानी कि इसोफिगस, क्या काम होता है भोजन नली का, कौन मुझे बताएगा? जीआईसी बचवा बन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम राहुल। राहुल, राहुल कौन सी क्लास के हो बच्चे? मैम 9th। अब मुझे ये बताइए भोजन नली का यस काम मैम। क्या होता है, जिसे हम इसोफिगस कहते हैं या फूड पाइप भी कहते हैं? कौन मुझे बताएगा जीआईसी बचवा बन में से? गर्ल्स, कौन मुझे बताएगा फूड पाइप का फंक्शन क्या होता है? क्लास 7th में आपने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और आपने देखा था कि क्या क्या फंक्शन होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के। कौन बताएगा मुझे? क्लास 7th में सबने पढ़ा है? हैंड रेज कीजिए, कौन बताएगा? राहुल देखिए किसी ने हैंड रेज किया या नहीं किया, किसी को नहीं पता? बच्चे क्लास 7th का क्वेश्चन है ये कि भोजन नली का क्या कार्य होता है। अब आप लोग ऐसे क्लास में कुछ और काम करते रहेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा? राहुल, भोजन नली का काम क्या होता है? आगे देखिए, भोजन को मुख से आमाशय में पहुंचाना, यानी कि भोजन को हमारे माउथ से हमारे स्टमक में पहुंचाना, ठीक है। क्या काम होता है बताइए? यस मैम। मैम भोजन नली का काम होता है कि हम जो हम खाना खाते हैं उसको अपने हमारे पेट तक पहुंचाना, जो हम आमाशय खाना तक खाते हैं पहुंचाना, उसे आमाशय तक पहुंचाना। आमाशय तक पहुंचाना, ठीक है। चलिए आप ध्यान रखेंगे, बैठिए। यस और मैम। सारे बच्चे ध्यान दीजिए, आप कोई और काम नहीं करेंगे, आगे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा भोजन नली के अगर अंदर से, अगर आपको अंदर यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू मिल रहा है तो उसे हमने क्या कहा, लाइनिंग कहा, ठीक है। और अगर भोजन नली के बाहर हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू मिल रहा है, उसे हमने क्या कहा, कवरिंग का। आप लाइनिंग और कवरिंग का मतलब समझ रहे हैं?
आप लोग लाइनिंग और कवरिंग का मतलब समझिए, ठीक है, दोनों बनाती है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब आपको ये भी पता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन कौन है। द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है। द लाइनिंग ऑफ माउथ यानी कि मुख की परत बनाती है। किडनी ट्यूब्यूल्स यानी कि वृक्क नलिकाओं को घेरती है। फिर हमने कहा स्किन यानी कि त्वचा को घेरती है। फिर हमने कहा लंग्स एल्वेलाई, फेफड़ों की एल्वेलाई। लंग्स एल्वेलाई जानते हैं आप लोग क्या होती है, देखिए आपने क्या कहा, ये हमारे इस प्रकार से क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है, ये फेफड़े होते हैं इस प्रकार से। अब फेफड़ों में इस प्रकार से गोल गोल संरचनाएं होती है, जो आपको गोले दिखाई दे रहे हैं उसे हम एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। क्या काम होता है एल्वेलाई का, गैसेस एक्सचेंज, गैस विनिमय, गैसेस एक्सचेंज कैसे करती हैं, देखिए हमने क्या बात की है, जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, एल्वेलाई के माध्यम से। ये जो एल्वेलाई है ये ऑक्सीजन को किसे देगी, ब्लड को देगी, और ब्लड में क्या था, CO2 था, CO2 को फिर से एल्वेलाई ले लेगी और यहाँ से एल्वेलाई CO2 को कहाँ भेजेगी, फेफड़ों के माध्यम से बाहर भेज देती है। अब आपको पता है एल्वेलाई कहाँ पे है, किसका पार्ट है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसका पार्ट है एल्वेलाई। और एल्वेलाई को भी कौन यहाँ पे कवर करके रखता है, हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एल्वेलाई में भी एपिथेलियल टिश्यू पाए जा रहे हैं। एल्वेलाई का फंक्शन भी आप लोगों को नोट करना है, क्या होता है, जो गैसी एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, एल्वेलाई के थ्रू होता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमें करना क्या है, हमें एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देखने कि कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं। उससे पहले संरचना और कार्य को देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या बता रखा है हमें। आपने पढ़ा द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज टू एक्ट एज अ बैरियर एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहला काम क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का, हमने कहा उपकला ऊतकों का मुख्य कार्य एक बाधा के रूप में कार्य करना होता है। बाधा का मतलब होता है बैरियर, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी स्किन में क्या पाया जा रहा है, एपिथेलियल टिश्यू है, और उस एपिथेलियल टिश्यू यानी हमारी स्किन से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, कुछ कुछ ही कर पाते हैं, सारे नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, एक बैरियर का काम कर रहा है। जैसे कि आपके घर में आपका जो गेट है वो बैरियर का काम करता है, हर किसी को अंदर नहीं आने देता है, वैसे ही क्या है एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है, और विभिन्न अंगों और प्रणालियों को एक दूसरे से अलग करता है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो इनको एक दूसरे से अलग करता है कौन, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या कहा, आपने मुख को देखा है, ठीक है, और हमारे मुख के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, और भी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। आपने भोजन नली के बारे में कहा, तो भोजन नली को एक अंग से क्या, दो अंगों के बीच में क्या है, यहाँ पे हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू है, यानी कि भोजन नली को किसी दूसरे अंग से कौन सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है, ठीक है, पहला फंक्शन हो गया है। दूसरा हमने क्या कहा, हमने कहा देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे जो उपकला ऊतकों की कोशिकाओं के बीच स्थान नहीं होता है। हमने जब पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में, और प्लांट टिश्यू के बारे में हमने क्या कहा था, इस प्रकार से सेल्स हैं, इस प्रकार से, और इन कोशिकाओं के बीच में क्या है, यहाँ पे स्थान पाया जा रहा है, क्या कहते हैं इसे, इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पढ़ते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है। जब आप बायो पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं, जब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे आप कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। ये पाया जाता था कहाँ, जब आप बात कर रहे थे किसकी, जब आप बात कर रहे थे पैरेन्काइमा की, ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे किसकी, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इन्हें एज अ बैरियर काम करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिए क्या होता है, कैसे पैक होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा द सेल्स आर परमिएबल, जो कोशिकाएं होती हैं वो पारगम्य होती हैं, ठीक है, पारगम्य होती हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कह रहे हैं कि इससे उनके
लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच और शरीर के बाहरी वातावरण के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान संभव हो जाता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि ये टाइटली पैक्ड होते हैं लेकिन पारगम्य होते हैं। पारगम्य का मतलब होता है जैसे कि आपकी स्किन, आपने देखा होगा आपको पसीना निकलता है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जब पसीना निकल रहा है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। क्यों बाहर निकला? क्योंकि पारगम्य थी। पारगम्य का मतलब होता है कि जिस लेयर से चीजें पार हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो चीजें होती हैं। सबसे पहला तो क्या होता है कि हमने कहा, अच्छा आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, कुछ देर पहले हमने कहा था कि यहाँ से जो माइक्रोब्स होते हैं वो पार नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाते हैं। तो क्या है, ये जो सेल्स हैं वो इतनी टाइटली पैक्ड होती हैं कि माइक्रोब्स यहाँ से क्या होते हैं, एंटर नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ कर पाते हैं लेकिन सारे ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए वेस्ट मटेरियल की, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, यहाँ से पार करेगा। दूसरा इनका काम क्या होता है, ये यहाँ पे वाटर को भी वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती हैं, यानी कि अवशोषण में भी क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो आपने अभी तक कार्य क्या क्या देखे? आपने कहा कि एज अ बैरियर काम कर रहा है, ठीक है। आपने कहा कि क्या होता है, ये अंगों को एक दूसरे से क्या करता है, अलग रखता है, दूसरा काम हो गया। तीसरा हमने कहा कि यहाँ पे इनके बीच कोई स्थान नहीं होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि एज अ बैरियर इन्हें काम करना है। नेक्स्ट हमने कहा कि ये पारगम्य होती हैं और ये क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच और शरीर के बाहरी वातावरण के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है, हमने कहा द एपिथेलियल टिश्यू रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम द टिश्यू beneath them because of thin membrane cover them। क्या कह रहे हैं, उपकला ऊतक उनके ऊपर एक पतली झिल्ली के कारण उनके नीचे के ऊतकों से अलग रहती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आपको क्या बताया अभी तक? अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। तो आप जल्दी से नोट कीजिए, जो भी आपको कार्य बताए गए हैं आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कितने प्रकार के हमारे पास टाइप्स आते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है। हमने कहा एक होता है सिंपल स्क्वैमस, एक क्या होता है, स्क्वैमस होता है। सबसे पहले तो हम स्क्वैमस देख लेते हैं। स्क्वैमस होता है, फिर हमने कहा क्यूबॉइडल होता है और फिर हमने कहा कॉलमनर होता है। तीन प्रकार के मुख्यतः हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि तीन प्रकार के क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो देखिए स्क्वैमस में आपको क्या दिखाई दे रही है, पतली सी क्या दिखाई दे रही है, लेयर दिखाई दे रही है टिश्यू की। क्यूबॉइडल में आपको किस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्यूबॉइडल है। कॉलमनर में आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है किनका, इनके शेप का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने इसे स्क्वैमस नहीं कहा बल्कि सिंपल स्क्वैमस कहा, हमने इसे क्यूबॉइडल नहीं कहा बल्कि सिंपल क्यूबॉइडल कहा, और हमने इसे कॉलमनर नहीं कहा बल्कि सिंपल कॉलमनर कहा। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल लेयर है तो हम उसे सिंपल स्क्वैमस कह दे रहे हैं, बहुत सारी लेयर हैं तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कह दे रहे हैं, ठीक है। हमने कहा अगर सिंगल लेयर है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, सिंपल क्यूबॉइडल कह रहे हैं, और अगर बहुत सारी लेयर है तो हम उसे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कह रहे हैं, ठीक है। हमने कहा अगर सिंगल लेयर है तो हम उसे सिंपल कॉलमनर कह दे रहे हैं, और अगर बहुत सारी लेयर यहाँ पे आ जाती हैं तो हमने क्या कहा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कहा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब आप समझ रहे हैं कि कितने प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। आपने क्या देखना है, मुख्यतः तीन प्रकार के देखने हैं। अब तीन प्रकार के आपने देख लिए हैं, इनके नाम आपको याद करने हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप बात आती है, अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो स्किन में कहाँ पाया जाता है, लेकिन जब आपने टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिए हैं तब आप पूछ सकते हैं कि सिंपल स्क्वैमस कहाँ पाया जाता है, क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है, कॉलमनर कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन सा टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है। चलिए सो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। तो आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो आप घर पे जाके रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।